जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, यूपी पुलिस की तैयारी तो आपने बहुत की होगी, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस आपने बहुत की होगी, लेकिन आज की इस वीडियो में आप सिर्फ वही क्वेश्चन साथियों देखेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। तो तैयार हो जाइए साथियों इन प्रश्नों पर प्रहार करने के लिए और क्रैक कर डालिए अपनी परीक्षा को। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है साथियों, और पहले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। कि 99 का फेर ये एक मुहावरा है, इसका मतलब साथियों क्या होता है कि लालच में फंसने को हम लोग कह सकते हैं 99 का फेर होना। तो आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए खाली जगह आपको दिख रही होगी साथियों, खाली जगह को आपको बताना है कौन सा शब्द आ सकता है कि आज के वैज्ञानिक नए नए अनुसंधानों द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, या आज के वैज्ञानिक नए नए आविष्कारों को के द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं, या पदार्थों के द्वारा या विचारों के द्वारा। तो सबसे उपयुक्त उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, यानी कि 4 वाक्य आपके सामने, इसमें से शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। तो हवन सामग्री जल गया, गलत। हवन सामग्री जेल गए, ये भी गलत। हवन सामग्री जल गई, ये होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? हवन सामग्री जल गई, ये आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अति शीघ्रता करना, इसको क्या कह सकते हैं? अति मतलब बहुत जल्दबाजी करना, हवा से बातें करना इसको कह सकते हैं, या हथेली पर सरसों उगाना, या बहती गंगा में हाथ धोना, या दो नावों में पैर रखना। तो मैं कह सकता हूं अति शीघ्रता करने का मतलब जो होता है साथियों वो हवा से बातें करना होता है। उसके बाद देखिए द्वंद्व समास का सही समासिक भेद आपसे पूछा जा रहा है। देखिए द्वंद्व समास की अगर बात करें, मैं आपको बता चुका हूं, आपके सामने 2 शब्द लिखे होंगे और बीच में योजक चिन्ह होगा, और एक तरीके से ये दोनों आपस में विलोम शब्द होंगे। तो ये चीज आपको कौन से ऑप्शन में दिख रही है साथियों? ये तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिख रही है। लेकिन अगर कभी कभी ऐसा होता है योजक चिन्ह नहीं भी आता है, लेकिन ये दोनों शब्द आपस में विलोम तो होंगे। तो विलोम कौन सा साथियों है? तो दिवा और रात्रि, यानी कि दिवा मतलब दिन और रात्रि मतलब रात। तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। 9 2 11 होने का मतलब क्या होता है साथियों? भाग जाना इसका मतलब होता है। तो आंसर आपका सी के साथ जाएगा। महान के अगर विलोम की बात करें तो महान का विलोम साथियों शुद्र होता है। क्या होता है? शुद्र होता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो अगर बात करें, देखिए हाथ को तो हम लोग हस्त भी कहते हैं, हाथ को हम लोग पाणी भी कहते हैं, और हाथ को कर भी कहा जाता है, लेकिन हाथ को कटी नहीं कहा जाता। अब नहीं कहा जाता है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब है। गिरधर में समास आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो गिरधर में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है गिरधर में, आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए आप भला तो जग भला, ये क्वेश्चन साथियों बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सर्वनाम है बताइए। देखिए कभी भी आपको पढ़कर ऐसा वाक्य आ जाए, आप मतलब खुद की बात हो रही है, आप भला यानी कि मैं भला तो जग भला, अगर स्वयं साथियों किसी वाक्य में आ जाए या खुद किसी वाक्य में आ जाए तो वहां पर कैसा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा। इतनी सी बात आपको मालूम होना चाहिए। चलिए उसके बाद देखिए इहलोक का विलोम क्या होता है? तो इहलोक का विलोम साथियों परलोक होता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। सही विकल्प का आपको चयन करना है, यानी कि सही शब्द साथियों कौन सा है? तो जो दैहिक होता है ना, वो ऐसे लिखा जाता है जैसे आपको ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? मैं आपको साथियों सैकड़ों बार बता चुका हूं, अगर किसी भी शब्द का पहला पद आपको दिख जाए प्रति, तो उसमें अव्ययी भाव समास होगा। या दिख जाए साथियों बड़ा आ, या दिख जाए साथियों यथा, या दिख जाए साथियों प्रति, तो ऐसे शब्द जो होते हैं जिनके शुरुआत में ये शब्द होते हैं तो वो आपका अव्ययी भाव समास का उदाहरण होता है। घर की मुर्गी दाल बराबर, इसका मतलब क्या होता है साथियों? अपने पास की वस्तु को कम महत्व देना, इसका मतलब होता है। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। राम में कौन सी संज्ञा? देखिए दुनिया का अगर कोई भी नाम आ जाए, किसी का भी नाम आ जाए, मेरा नाम, आपका नाम, तो उसमें हमेशा साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? डी के साथ जाएगा। इनमें से एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि एक शब्द की अगर बात करें तो वो शुद्ध है, वो कौन सा है बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें अंधिकृत, जो शब्द आपको लिखा हुआ है ना, ये आपका बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए आकाश के तारे तोड़ना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है बताइए। व्यर्थ का काम करना, सामने वाले की शक्ति को स्वीकारना, या असंभव को संभव बनाना। तो मैं कह सकता हूं साथियों आकाश के तारे तोड़ना, यानी कि असंभव काम को संभव बनाना। आंसर आपका सी के साथ जाएगा। इनमें से एक शब्द तद्भव है। तद्भव शब्द की अगर बात करें,
जिनका आप अपने रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हो वो आपके तद्भव शब्द होते हैं, और जिनका नहीं आप इस्तेमाल करते हो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। तो ये नीचे वाले नहीं इस्तेमाल करते हो ना, नहीं बोलते हो, तो ये आपके तत्सम हो जाएंगे। जिनको बोलते हो यानी कि हल्दी को इस्तेमाल करते हो, बोलते हो, तो ये आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है? क्या किस शब्द में उपसर्ग ही नहीं है आपसे पूछा जा रहा है। अपधनवाद इसमें तो है, पराधनजय इसमें भी है और प्रभाव में भी है, लेकिन ओढ़ना की अगर बात करें इसमें नहीं है। इनमें से एक शब्द तत्सम है और उस शब्द का आपको साथियों चयन करना है। कौन सा शब्द तत्सम है बताइए। देखिए ये ऊपर नीचे वाले तीन जो है ना ये तद्भव शब्द है, लेकिन अगर घृत की बात करते हैं तो घृत आपका एक तत्सम शब्द है। आंसर आपका डी के साथ जाएगा। अर्थोपार्जन की अगर बात करें इसके संधि साथियों इस पे कौन सी है बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। तो इसमें साथियों देखिए मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको ऐसी मात्रा दिखे या आपको ऐसी मात्रा दिखे तो वहां पर कौन सी संधि होगी? वहां पर गुण स्वर संधि होती है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए कि इनमें से एक वाक्य संयुक्त वाक्य है और आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य है। देखिए मैं आपको तीनों तरह के वाक्य जो है होते हैं वो बता चुका हूं कि सरल वाक्य की पहचान क्या होती है, मिश्रित वाक्य की पहचान क्या होती है और संयुक्त वाक्य की पहचान क्या होती है। अगर मैं आपको बताऊं संयुक्त वाक्य की पहचान कि अगर किसी वाक्य के बीच में और आ जाए, एवं आ जाए, तथा आ जाए, किंतु परंतु आ जाए, लेकिन आ जाए या पर आ जाए। देखिए लेकिन का मतलब एक तरीके से पर ही होता है। वो अच्छा है लेकिन वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, वो अच्छा है पर वो पढ़ाई में अच्छा नहीं है। तो लेकिन और पर एक ही तरीके से होते। देखिए यहां पर अगर बात करें परिश्रम करके सफलता प्राप्त करो, ये संयुक्त नहीं है क्योंकि ये जो मैंने शब्द बताए हैं वो यहां पर नहीं है, यहां पर भी नहीं है। जब अतिथि विदा हुए तब हम सोने चले गए, यहां पर भी नहीं है। कुल मिला के नाव डूब गई पर यात्रियों को बचा लिया गया। पर का मतलब लेकिन होता है एक तरीके से, और लेकिन जहां पर आता है या पर जहां पर आता है वो आपका संयुक्त वाक्य होता है। तो इसलिए जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द का चयन कीजिए, बताइए इसमें से सबसे अलग कौन सा शब्द है बताइए। देखिए सेना है, सेना के पास शक्ति होती है, बल होती है, लेकिन अगर बात करें देखिए ये सब पॉजिटिव में है एक तरीके से शब्द, लेकिन सजा की अगर बात करें ये नेगेटिव में शब्द है। तो मुझे ऐसा लगता है यही सबसे अलग शब्द होगा इन चार ऑप्शंस में से। उसके बाद देखिए नीचे एक शब्द दिया गया है, दिए गए चार विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द का आपको बताने, यानी कि दामिनी का पर्यायवाची क्या होता है। तो दामिनी को तो साथियों क्या कहा जाता है? बिजली कहा जाता है, यानी कि बिजली का पर्यायवाची दामिनी और दामिनी का पर्यायवाची बिजली हो जाएगा। उसके बाद देखिए सूखा का तत्सम शब्द क्या होगा बताइए। यानी कि सूखा एक आपका तद्भव शब्द है, इसके तत्सम शब्द की अगर बात करते हैं तो शुष्क कहते हैं। क्या कहते हैं? शुष्क कहते हैं। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थान आपको भरना, यानी कि साहित्य जीवन की है। तो साहित्य जीवन की क्या है? यहां पर साथियों खाली जगह होगी। साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, अभिदृष्टि है, अभितृप्ति है या अनावृष्टि है। तो खाली जगह में जो शब्द आएगा वो अभिव्यक्ति आएगा, यानी कि साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। कंप्यूटर का हिंदी परिभाषित शब्द क्या है? यानी कि कंप्यूटर को अगर हिंदी में हम कहें तो क्या कहेंगे साथियों? संगणक उसको कहा जाता है कंप्यूटर को, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए गागर में सागर, ये एक मुहावरा है और इस मुहावरे का मतलब आपसे पूछा जा रहा है। तो इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? थोड़े में ही सब कुछ होना साथियों क्या कहा जा सकता है? गागर में सागर भरना का मतलब होता है। आंसर आपका जाएगा सी के साथ। चलिए उसके बाद देखिए कि कृपण शब्द का विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो कृपण की अगर बात करें, कृपण का विलोम जो होगा ना वो कृपण का विलोम होगा दानी। इस प्रकार जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित शब्द के लिए चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से उचित समानार्थक पर्यायवाची आपको चुनना है। यानी कि अगर बात करें परिचर का समानार्थक शब्द आपको चुनना है, क्या होता है? तो परिचर की अगर बात करें इसको सेवक भी कहा जाता है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। गीतांजलि किसकी रचना है साथियों बताइए। तो गीतांजलि किसकी रचना है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी की रचना है साथियों गीतांजलि। उसके बाद देखिए तद्भव शब्द का चयन कीजिए, यानी कि इसमें से तद्भव शब्द साथियों कौन सा है। तो मैं आपको बता चुका हूं जिनका आप इस्तेमाल नहीं करते हो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं, लेकिन जिनको आप अक्सर बोलते रहते हो वो आपके तद्भव शब्द होते हैं। तो बैल को शब्द आप बोलते रहते हो अक्सर कि बैल आ रहा है, बैल जा रहा है, ऐसे करके। तो कुल मिला के बैल आपका तद्भव हो जाएगा, बाकी सारे शब्द आपके तत्सम हो जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, है रुंड गिरे, गज मुंड गिरे, कट कट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरी झुंड गिरे, भू
पर है विकल वितुंड गिरे। तो यहां पर क्या है साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें रौद्र रस नहीं हो सकता और यहां पर वात्सल्य रस नहीं हो सकता। इसको पढ़कर साथियों भयानक रस मुझे लग रहा है, क्यों? क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है साथियों गज मुंड गिरे, कट कट मतलब कट कट के गिर रहे हैं, और लड़ते लड़ते, अरी का मतलब दुश्मन, लड़ते लड़ते जो दुश्मनों के झुंड है वो गिर रहे हैं। तो यहां पर मेरे हिसाब से भयानक रस होगा, आंसर आपका जाएगा डी के साथ। यानी कि जहां पर भी कुछ चीड़ फाड़ देखो या बहुत बुरी तरीके से लड़ाई हो रही है, लोगों की गर्दनें कट रही हैं, सब कुछ तबाह हो रहा है, नष्ट हो रहा है, तो वहां पर होता है साथियों भयानक रस। ये आपको मालूम होना चाहिए। वीर रस की अगर बात करें तो वहां पर बहादुरी वाली बातें होंगी एक तरीके से। चलिए उसके बाद देखिए, जिसको थोड़ा ज्ञान हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको तो अल्पज्ञ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको अल्पज्ञ कहा जाता है। पंचतत्व शब्द में समास आपसे पूछा जा रहा है, तो किसी भी शब्द का अगर पहला पद संख्यावाचक हो तो द्विगु समास वहां पर होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि घाट घाट का पानी पीना, इस मुहावरे का मतलब साथियों क्या है, बताइए। चलिए, तो घाट घाट का पानी पीना यानी कि बहुत अनुभवी होना, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। गरल का विलोम क्या होता है? तो गरल का विलोम क्या होता है साथियों? सुधा होता है गरल का विलोम, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए सामान्य ज्ञान की अब आपके सामने यहां पर क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 37 क्वेश्चंस तो आते हैं साथियों हिंदी के, और 38 क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान के। टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं हिंदी और सामान्य ज्ञान के, ठीक है ना। इसमें आप साथियों यूपी जीके के क्वेश्चंस भी देखेंगे, और उसके बाद साथियों हम लोग मैथ के क्वेश्चंस देखेंगे और रीजनिंग के क्वेश्चंस देखेंगे। तो एक तरीके से चारों विषयों का संपूर्ण निचोड़ आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो यहां तक का अगर आपने सफर तय कर लिया है तो उन मैथ और रीजनिंग के कॉन्सेप्ट को भी देख कर जाइएगा, और अपनी तैयारी साथियों आंकिएगा कि क्या किस लेवल की आपकी तैयारी हो चुकी है। निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस के पहले सत्र का आयोजन किया गया? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? तो साथियों कौन था, यहां पर अगर बात करें कौन था, बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन इल्तुतमिश का प्रथम उत्तराधिकारी था? तो रुकनुद्दीन फिरोज था, यह आपको मालूम होना चाहिए, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश भारत के इनमें से कौन वायसराय थे? तो कौन वायसराय थे साथियों? लॉर्ड वेलिंगटन वायसराय थे, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक मुख्य रूप से भारतीय संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो कौन से भाग के यहाँ पर अनुच्छेद बताए गए हैं? अनुच्छेद भाग 4 के यहाँ पर अनुच्छेद बताए गए हैं, आंसर आपका डी के साथ जाएगा। भारत में विजय दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को ही भारत में विजय दिवस मनाया जाता है, आंसर आपका बी के साथ। गैलिना इनमें से किस धातु का अयस्क है? तो गैलिना की अगर बात करें सीसे धातु का अयस्क है, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो कह सकते हैं साथियों 100 सदस्य हैं, आंसर आपका जाएगा ए के साथ। गाजर निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किसमें समृद्ध है, बताइए। तो गाजर में साथियों कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है गाजर में, आंसर आपका बी के साथ जाएगा। निम्नलिखित में से जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे साथियों? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर की अगर बात करते हैं तो कौन थे? पार्श्वनाथ थे, आंसर आपका सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि फ्रीडम इन एक्जाइल नाम की एक पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक साथियों दलाई लामा है, आंसर आपका ए के साथ। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या थी? ये आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है, तो यहां पर आपका आंसर जो जाएगा वो 64:1 के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए तमाशा किस प्रदेश का प्रसिद्ध नृत्य है, बताइए। तो तमाशा कहां पर किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है, ये एक नृत्य है। उसके बाद देखिए ब्राजील की राजधानी कहां पर है, यानी कि ब्राजील की राजधानी क्या है? तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, आंसर आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार का नाम आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो कौन थे? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी की अगर बात करें तो ये भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले संगीतकार थे। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए की विनिमय दर क्या है? तो अभी साथियों मैंने आपको बताई थी 64:1। उसके बाद देखिए तमाशा नृत्य, ये भी मैं आपको बता चुका हूं महाराष्ट्र है, और ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों, अब उसके बाद से देखिए यहां पर क्या आपका सही जवाब हो सकता है, बताइए। कि 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? ये आपके एग्जाम में साथियों पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 15.41% थी, आंसर आपका ए के साथ जाएगा। सिकंदर ने भारत पर
पर उस समय हमला किया जब मगध पर किसका शासन था? जब साथियों मगध पर किसका शासन था ये आपसे पूछा जा रहा है, तो घनानंद का शासन था। आंसर आपका जाएगा बी के साथ, और ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए बैक हैंड किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है, बताइए। चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों, बैडमिंटन से जुड़ा शब्द है। आंसर आपका ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यूनेस्को का मुख्यालय तो पेरिस में है, बिल्कुल सही। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और अगर बात करें विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है, लेकिन गेट का मुख्यालय साथियों लंदन में नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास, क्योंकि गेट का मुख्यालय भी साथियों पेरिस में है। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भारत की भाषाओं से संबंधित है? तो कौन सी अनुसूची साथियों? 8वीं अनुसूची की बात करें तो ये आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान साथियों ये कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग। तो ये तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो सतपुड़ा की पहाड़ियों पर साथियों ये है और मध्य प्रदेश में स्थित, इसलिए राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और अगर बात करें साथियों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान भी साथियों मध्य प्रदेश में ही है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो जो कानपुर है ना, कानपुर साथियों इसको क्या कहा जाता है? पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। संसद के ऊपरी सदन में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा सीटों के आवंटन से संबंधित कौन सी अनुसूची है? तो कौन सी अनुसूची की बात चल रही है साथियों? तो 5वीं अनुसूची के संबंध में बात चल रही है। आंसर आपका जाएगा बी के साथ। संपत्ति का अधिकार साथियों क्या है? तो ये तो एक विधिक अधिकार है। क्या है? ये एक विधिक अधिकार है। आंसर आपका सी के साथ। कौन सा व्यक्ति हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? अब आपसे साथियों ये पूछा जा रहा है। तो विनय कुमार त्रिपाठी की अगर बात करें, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए, विनय कुमार त्रिपाठी। उसके बाद देखिए पूसा बोल्ड किसकी प्रजाति है, बताइए। तो ये तो साथियों एक सरसों की प्रजाति है। पूसा बोल्ड जो है ना, ये सरसों की प्रजाति है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि संत कबीर ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर शरीर त्याग किया था? तो मगहर साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। शर्की शासकों द्वारा निर्मित मस्जिद निम्नलिखित में से मस्जिदें में कहां पर है साथियों, बताइए। तो कहां पर है जो शर्की शासकों द्वारा बनवाई गई थी? ये जौनपुर में मस्जिद है। कहां पर? जौनपुर में मस्जिद है। उत्तर प्रदेश में खेल का सामान बनाने का सबसे बड़ा केंद्र कहां पर है साथियों? तो आप लोग ध्यान रखेंगे मेरठ की अगर बात करते हैं तो मेरठ आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। चलिए देवा शरीफ उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में साथियों देवा शरीफ। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में स्थित जो कुशीनगर है, ये निम्नलिखित में से किसके लिए जाना जाता है, बताइए। तो किसके लिए साथियों प्रसिद्ध है? बौद्ध को महापरिनिर्वाण यहां पर प्राप्त हुआ था, इसलिए आंसर आपका सी के साथ जाएगा। विश्वविख्यात फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जिले में है जो पहले उत्तर प्रदेश में थी? तो कुल मिला के साथियों बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो चमोली आपके इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है। कुंभ का मेला उत्तर प्रदेश के किस नगर में लगता है? तो यहां पर अगर बात करें कहां पर लगता है साथियों, इलाहाबाद में लगता है। आंसर आपका एक के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए राधा स्वामी मठ का मुख्य केंद्र दयाल बाग उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में साथियों? वाराणसी में है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीतज्ञ उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है, बताइए। यानी कि इन दोनों का साथियों अगर जन्म की बात करेंगे तो इन दोनों का जन्म, मिर्जा गालिब का जन्म और फैयाज खां का जन्म कहां पर हुआ था? तो आगरा में हुआ था, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो अब साथियों यहां पर आप लोग देखेंगे सबसे पहले रीजनिंग के क्वेश्चंस और उसके बाद साथियों मैथ के क्वेश्चंस की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो रीजनिंग का साथियों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि वो आरेख आपको चुनना है जो कॉलेज के छात्रों, क्या साथियों, कॉलेज के छात्रों और गायकों और नर्तकों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। देखिए अगर मान लेते हैं साथियों, क्या ये आपके कौन हो जाते हैं? ये आपके कॉलेज के छात्र हो जाते हैं। अब इसमें से कुछ कॉलेज के छात्र ऐसे हैं जो गायक हो सकते हैं, तो साथियों ये हम इस प्रकार का कुछ बन जाएगा, यानी कि ये आपके गायक हो जाएंगे। और कुछ छात्र जो होंगे ना, वो साथियों क्या होंगे? वो एक तरीके से अगर बात करें कुछ गायक होंगे और कुछ नहीं होंगे, ठीक है ना। चलिए
तो कुल मिला के अगर बात करें, उसके बाद लिखा हुआ है कि कुछ नर्तक होंगे, कुछ अगर बात करें, देखिए कुछ नर्तक ऐसे भी हो सकते हैं, तो हो सकता हो जो गायक हो। तो कुल मिला के जो डायग्राम बनेगा ना वो ऐसा साथियों बनेगा। और ऐसा कौन से ऑप्शन में आपको लग रहा है? ऐसा आपको ऑप्शन नंबर सी में लग रहा है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए धागे का संबंध अगर कपड़े से है तो उसी प्रकार तार का संबंध किससे होगा, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। देखिए धागे की अगर बात करें साथियों, धागे से कपड़े बना सकते हैं, तार से क्या बना सकते हैं, छन्नी या जाली या रस्सी या टेलीग्राफ। तो क्या बनाया जा सकता है? जाली बनाया जा सकता है। इसलिए सही जवाब आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कैंची का संबंध कपड़े है से, तो इसी प्रकार का संबंध आपको बताना है। कौन से ऑप्शन से, अब बताइए। चलिए देखिए कैंची जैसे कि कपड़े को काटने के काम आती है, क्या वैसे ही पत्थर ग्राइंडर के काम आता है? तो नहीं साथियों। कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने के काम आती है? बिल्कुल साथियों। तो कुल मिला के एक बार और नीचे भी देख लेते कि ऐसा कुछ है। छुरी पत्थर, छुरी से पत्थर कहां काटा है? बंदूक शिकार, ये भी नहीं होगा। तो कुल मिला के फाइनल आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। देखिए जब भी कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन आप करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ए की पोजीशन 1 पर होती है, बी की पोजीशन 2 पर होती है और सी की पोजीशन 3 पर होती है और डी की पोजीशन साथियों 4 पर होती है। उसी प्रकार वाई आपका किस पर आता है? 25 पर आता है और जेड आपका साथियों 26 पर आता है। अगर ये चीज आपको साथियों मालूम है तो ये समझ लीजिए इस टाइप का हर एक क्वेश्चन आप कर लेंगे बहुत आराम से। जैसे कि ई की बात करें तो 5 नंबर पर होता है, जी की बात करें 7 नंबर पर होता है, आई 9 नंबर पर और के आपका 11 नंबर पर। उसी प्रकार एफ 6 नंबर पर, आई 9 नंबर पर, एल 12 नंबर पर और ओ आपका 15 नंबर पर। अब देखिए यहां से साथियों 5 से 6 हुआ यानी कि 1 बड़ा, 7 से 9 हुआ 2 बड़े, 9 से 12 हुए 3 बड़े, 11 से 15 हुए 4 बड़े। तो इसमें सबसे पहले 1 बढ़ाना है। तो एफ के बाद साथियों क्या आता है? एफ के बाद साथियों जी आता है। तो उसके बाद अगर बात करें एच के बाद अब 2 बढ़ाना है और 2 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा यानी कि जे आ जाएगा। यहां पर 3 बढ़ाना है तो साथियों एम आ जाएगा और यहां पर 4 बढ़ाना है तो कुल मिला के पी आ जाएगा। तो जी जे एम पी कहां पर लिखा हुआ है? ये तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर डी पहले ही आ चुका था उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाता भाई। 371 से साथियों यहां पर क्या हुआ है? 371 से हुआ है 150, तो 468 से क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ऐसा करें क्या कि 371 की अगर बात करें इसमें से 150 जब माइनस करते हैं तो क्या बचता है? 1 2 और 2 यानी कि 221। तो ऐसा क्या साथियों इसमें से भी कुछ कुल मिला के ऐसा कुछ माइनस करें तो ऐसा बनेगा क्या? तो मुझे तो नहीं लग रहा है साथियों ऐसा बनेगा। अब अगर बात करें देखिए अगर इसमें से ये कितना घटा हुआ ऐसा करके बने, देखिए ऐसा भी नहीं लगेगा। तो कुल मिला के लॉजिक यहां पर साथियों जो लग रहा है वो इसका, इससे ऑप्शन की बात करें तो इसमें से 2 अगर घटाओगे तो 1 आ जाएगा, 3 में 2 घटाओगे ना 1 आ जाएगा, 7 में 2 घटाओगे 1 आ जाएगा। ऐसा ही साथियों इसमें अगर 2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, इसमें घटाएंगे तो 2 यानी कि 23 साथियों आपको कुछ लग रहा है। देखिए 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा तो 24 यहां पर आपको लग रहा है, एक यहां पर एक यहां पर। यहां पर देख लीजिए अब 1 घटाया गया है 0 लाने के लिए, तो यहां पर भी जब 1 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा यानी कि 247 साथियों आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको ये बता देता हूं, देखिए इसकी अगर बात करें ये आपका पूर्व कहलाया जाता है, ये आपका साथियों दक्षिण कहलाया जाता है, ये पश्चिम आपका कहलाया जाता है और ये आपका उत्तर कहलाया जाता है। इतनी बात आपको मालूम होना चाहिए। अगर प्रश्न में कहे कि उत्तर पूरब की तरफ चलाइए और आप यहां पर हैं तो उत्तर पूरब की तरफ आप इधर को चलाएंगे। अगर पश्चिम उत्तर कहेगा तो आप साथियों इधर को चलाएंगे। ये पॉइंट भी, ये बात भी आपको मालूम होना चाहिए। अब बढ़ते हैं साथियों हम लोग यहां पर प्रश्न की तरफ कि ए और बी किसी स्थान से एक साथ चलते हैं। मान लीजिए साथियों क्या ए और बी यहां पर मान लेते हैं एक साथ चलते हैं। ए अपने पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो ए अपने पूर्व की तरफ 2 किलोमीटर हमने इसको चला लिया। उसके बाद कहा गया है कि बी अपने दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, तो बी की अगर बात करें दक्षिण की तरफ साथियों 2 किलोमीटर चला लिया। उसके बाद कहा गया है कि ए दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूमता है। देखिए दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। अगर दक्षिणावर्त कहे तो घड़ी की दिशा में घुमाइए, जैसे कि घड़ी की सुइयां घूमती है ना, ऐसे घुमाना है। तो 90 डिग्री यानी कि अब वो साथियों इधर जा रहा था और 90 डिग्री इसको दक्षिणावर्त घुमाया तो वो साथियों इधर जाने लगा। अब और एक तरीके से 90 डिग्री एक तरीके से घूमा है और 2 किलोमीटर चला है, तो 2 किलोमीटर हमने इसको चलाकर वो यहां पर आ गया। बी वामावर्त यानी कि वामावर्त का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, जिसकी घड़ी साथियों ऐसे 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 चलती है ना, तो अब आपको कैसे ऐसे 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 चलाना है। ये कुल मिला के वामावर्त 90 डिग्री घूमना है।
तो अगर बात करें साथियों अभी इसका मुंह किधर है, अभी अगर बात करते हैं साथियों अभी इसका मुंह इधर है, वामावर्त कह रहा है, तो साथियों ये इधर घूम जाएगा, यानी कि इधर की तरफ चलने लगेगा। और 2 किलोमीटर चलता है तो 2 किलोमीटर चलकर साथियों ये यहां पर आ गया और ये यहां पर आ गया। तो कुल मिला के कहा गया है कि वे आरंभिक स्थान से कहां पर होंगे, कहां होंगे, तो आरंभिक स्थान तो उन दोनों का ये था और अभी दोनों लोग यहां पर पहुंचे हैं, ए भी यहीं पर है और बी भी यहीं पर है। तो साथियों आरंभिक स्थान से मैं कह सकता हूं साथियों कि ये तो दिशा आपकी क्या होती है, पूर्व होती है, ये आपकी दक्षिण होती है। मैंने आपको बताया था कि अगर इधर जाएगा तो क्या दिशा कहलाएगी, ये पूर्व दक्षिण कहलाएगी। तो पूर्व दक्षिण आपका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो पूर्व दक्षिण के साथ जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, पूर्व दक्षिण, तो साथियों ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब साथियों कथन आपके सामने है, ठीक है ना, कथन को आपको पढ़ना है और बताना है सही जवाब आपका क्या होगा। तो कथन आपके सामने साथियों ये है, यहां पर कहा गया है कि शिशु पालन एक कला है, बिल्कुल, युवा माता पिता हैं, इनको शिशु पालन की रीतियों में प्रशिक्षण की जरूरत है। जैसे कहा गया है शिशु पालन मतलब बच्चे का लालन पालन एक कला है, बिल्कुल, जो एक तरीके से कम उम्र के माता पिता होते हैं, युवा माता पिता होते हैं, इनको शिशु पालन की रीतियों में ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, ऐसा कहा गया है कि ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अब निष्कर्ष देखिए और बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। आजकल के माता पिता, युवा माता पिता को शिशु पालन का कोई ज्ञान नहीं, ऐसा तो साथियों नहीं है भाई। किसी को हो सकता हो, किसी कपल को ना हो, किसी माता पिता को हो। तो यहां पर तो ये कहने कि आजकल किसी भी माता पिता को ऐसा ज्ञान नहीं है, तो ये सरासर आपका गलत हो जाएगा। प्रशिक्षण से युवा दंपत्ति बेहतर माता पिता बन पाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। यहां पर प्रशिक्षण की बात की गई है और यहां पर बताया गया है कि अगर प्रशिक्षण होता है तो एक अच्छे माता पिता बन पाएंगे। तो कुल मिला के अगर बात करें कौन सा निष्कर्ष आपका सही लग रहा है, केवल 2 वाला निष्कर्ष आपका सही लग रहा है। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या होगा। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें ना, क्या लिखा हुआ है साथियों यहां पर कि दी गई आकृति में वृत्त लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ये जो वृत्त है ना, वृत्त ये किसके बारे में बताता है, ये एक तरीके से वृत्त का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं आपसे पूछूं वृत्त के अंतर्गत कौन कौन से लेटर हैं, तो सी है, बी है, डी है, ई है, ठीक है ना। उसके बाद अगर उसके अलावा अगर बात करें त्रिभुज है ना, एक खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो कुल मिला के साथियों यहां पर ऐसे कर लेते हैं कि जो वृत्त आपका है किसका प्रतिनिधित्व करता है, लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां पर मैं लड़का लिख लेता हूं। ये त्रिभुज की अगर बात करें खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है, तो यहां पर साथियों मैं खिलाड़ी लिख लेता हूं, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि वर्ग ग्रामीण प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि ग्रामीणों के बारे में बताता है। ग्रामीण प्रतिनिधित्व जो करता है वो कौन करता है साथियों, वो आपका ये वाला करता है, ठीक है ना। अच्छा यहां पर साथियों एफ लिखा हुआ था, यहां पर छुप गया है वो अभी। चलिए उसके बाद अगर बात करें कौन सा भाग ग्रामीण खिलाड़ी लड़कों का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। यानी कि ऐसा लेटर आपसे पूछा जा रहा है कि जो ग्रामीण के अंतर्गत भी आए और खिलाड़ियों के अंतर्गत भी आए और लड़कों के अंतर्गत भी आए। ऐसा तो सिर्फ एक ही लेटर मुझे नजर आ रहा है जो कि है साथियों डी। तो क्या डी यहां पर का राइट आंसर होगा? बिल्कुल साथियों डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। और जिन लोगों ने भी साथियों पहले ही जवाब दे दिया था डी, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, कथन में कहा गया है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, बिल्कुल। कारण आपको बताया गया है कि भारत में प्रत्येक राज्य के पास अपना अलग संविधान, ऐसा तो नहीं भाई पूरे भारत में एक ही संविधान चलता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। भारत में वंशानुगत शासन आज भी है, या भारत के पास अपना संविधान है, या भारत पहले अंग्रेजों का गुलाम था। देखिए इसका मतलब यह है कि भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, इसका मतलब यह है कि भारत के पास अपना संविधान है। तो कुल मिला के इन 4 ऑप्शन में से जो सही आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा। और जिन लोगों ने भी यहां पर ऑप्शन नंबर सी का चयन किया था तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए यदि नीले को हरा कहा जाए, हरे को काला कहा जाए, काले को सफेद कहा जाए, सफेद को गुलाबी कहा जाए, गुलाबी को लाल कहा जाए और लाल को नारंगी कहा जाता है, तो रक्त का रंग कैसा होता है? तो रक्त का रंग साथियों कैसा होता है? लाल होता है। और यहां पर लाल को क्या कहा गया है, देखिए जरा, लाल को नारंगी कहा गया है। तो नारंगी आपका साथियों सही जवाब होगा। नारंगी कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास।
यहां पर अगर बात करें 595 और 252 का महत्तम सामवर्तक आपसे पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है साथियों? महत्तम सामवर्तक यानी कि एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। तो कभी भी साथियों अगर बड़े बड़े नंबर आ जाए और पूछा जाए इनका मासा बताइए, तो सिंपल सी चीज है, आपको क्या करना है साथियों, मैं आपको यहां पर बतला देता हूं। देखिए यहां पर बड़ा नंबर लिखना है, क्या नंबर है? 595 बड़ा नंबर है, और यहां पर साथियों छोटा नंबर लिखना है 252 है। अब 252 की अगर बात करें कितनी बार में जाएगा, 252 दुना कितने होते हैं साथियों? 504 होते हैं। तो 252 दुना कितने हो जाएंगे? 504 हो जाएंगे। चलिए 252 दुना कितने हो जाएंगे साथियों? 504 आपके हो जाएंगे। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अगर देखिए यहां पर अगर बात करें, अब यहां पर देखिए अगर बात करें, सिंपल सी चीज है, मैं आपको बतला देता हूं। अब इसमें से कितना जाएगा, इसमें से कितना जाएगा साथियों, मैं बता देता हूं। यहां पर 1 जाएगा, यहां पर साथियों कितना जाएगा? 9 जाएगा। तो कुल मिला के साथियों 252 चल रहा था ना, तो 252 अंदर आ जाएगा। अब 91 की भाग देंगे 252 से, तो 91 की अगर 2 से गुणा करेंगे तो 182 हो जाएगा। तो 91 दुना कितना हो जाएगा साथियों? 182 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? अब साथियों यहाँ पर 0 है, और यहाँ पर कितना बचेगा? 7 बचेगा। तो अब फिर से साथियों यहाँ पर 91 आ जाएगा। देख रहे हैं ना, 252 यहाँ रखा, 91 यहाँ रखा, ठीक है ना, और जो शेषफल एक तरीके से बच रहा है उससे हम नंबर से भाग देते हैं। चलिए तो 70 की भाग करेंगे 91 से, तो 70 की अगर भाग करें साथियों 91 से, तो 70 एकम 70 आपका हो जाएगा। 70 एकम आपका 70 हो गया। यहाँ पर 1 बचे, यहाँ पर 2 बचा। अब क्या यहाँ पर साथियों 70 आ जाएगा। अब 21 की भाग दो साथियों 70 से, तो 21 तियां लगभग 63 होता है। तो 21 तियां आपका क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब साथियों कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब अगर बात करें यहाँ पर क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। अब 7 की भाग दो 21 से, तो 7 तियां आपका क्या हो जाएगा? 7 तियां आपका 21 हो जाएगा। तो अब कुछ नहीं मिला साथियों, तो कुल मिला के आंसर की अगर बात करें, ये जो नंबर होता है यहां पर साथियों, यही आपका क्या निकलेगा? मासा आपका जो निकलेगा वो यही नंबर निकलेगा, यानी कि 7 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी 7 है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करते हैं कि 26 है, 56 है, 104 है, 182 है, इसका आपसे लासा पूछा जा रहा है ना, तो मैंने आपको साथियों मासा निकालना भी बतला दिया। अब लासा देख लीजिए, लासा कैसे निकालेंगे, एक बहुत ही आसान सा और सिंपल सा साथियों और बिल्कुल बेसिक सा तरीका है, वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको कुछ नंबर दे रखे हो और कहा जाए इनका लासा निकालिए, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए इनको सबको साथियों 2 से एक बार कट कीजिए, तो यहां पर 13 आ जाएगा। यहां पर 2 दूना 4, ये 16 हो जाएगा। 2 अट्ठे आपका 16 हो जाएगा। यहां पर 2 पंजे 10, 2 दूना 4 हो जाएगा। 2 नीम 18, 2 कम 2 हो जाएगा। क्या फिर से 2 से कुछ कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 13 नहीं कटेगा तो ऐसे ही कट कर लेंगे, लिख लेंगे, और 14 आ जाएगा। यहां पर साथियों क्या आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 छंग आपका 12 हो जाएगा। 91 में नहीं कटेगा तो इसको ऐसा ही लिख लेंगे। अब अगर 2 से कुछ कटेगा तो काट लीजिए साथियों, 13 ऐसे लिख देंगे। 2 सत्ते 14, यहां पर 13 आ जाएगा, यहां पर 91 आ जाएगा। अब साथियों अगर बात करें, ये नहीं कटेगा, किससे नहीं कटेगा? 2 से नहीं कटेगा। क्या 3 से कटने वाला कुछ है? तो साथियों 3 से भी नहीं कटने वाला है, 4 से भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं कटेगा साथियों कुछ, 9 से भी नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से नहीं, 13 से साथियों कट जाएगा। क्या? 13। एक तो 13 से 13 कट जाएगा साथियों। यहां पर अब क्या बच जाएगा? 7 बच जाएगा। ठीक है ना, कुल मिला के अब ये 7 बचा है ना, ये इसको अभी हम काट लेंगे। पहले 13 और 91 को काट लेते हैं। 13 कम 13, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 आ गया। अब 7 को एक बार में काट लीजिए। 7 एकम 7, 1 और 7 एकम 7, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपके पास ये आ गया। अब आपको कुछ नहीं कराना है, इन सब की गुणा करा दे देना है। जो यहां पर आए 2, इन सब की देख रहे हैं ना, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 13 गुणा आपका 7 हो जाएगा। इनकी गुणा आपको कराना। देखिए 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी कि 91 की गुणा 8 से कराना है, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 8 टू 64, 8 नीम आपके 72 हो जाएंगे। कुल मिला के साथ तो 728 आपका आंसर आएगा, यानी कि इन सभी संख्याओं का जो लासा निकलेगा ना साथियों, वो 728 निकलेगा। तो जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर अगर बात करें, ये साथियों बटा लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 6.5 है गुणा 4.7 है, प्लस 6.5 है गुणा 5.3 है, भाग में साथियों क्या है? 1.3 है गुणा 7.9 है, माइनस 1.3 है गुणा 6.9 है। अब देखिए यहां पर साथियों ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो इसको कॉमन ले लें कि बिल्कुल साथियों इसको कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? 4.7
प्लस 5.3 यहां पर अंदर बचेगा। बटे की अगर बात करें इसमें भी कुछ सेम लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है, तो ये इसको कॉमन ले लेंगे, 2 बार लिखना। अंदर क्या बचेगा 7.9 माइनस 6.9 बचेगा। अब अगर साथियों बात करते, देखिए 6.9 लिखा हुआ है तो 6.9 आप ऐसा ही लिख लेंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो गुणा में 10 लिख लीजिए। अगर साथियों 7.9 में से 6.9 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, गुणा में 1 लिख लीजिए। इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, ऊपर 65 नीचे 13, 13 के पहाड़े में 5 बार में 65 आ जाएगा, तो कुल मिला के ये आ गया। तो 5 धाम कितने हो जाएंगे साथियों, 5 धाम आपके 50 हो जाएंगे। तो इसको पूरे को सॉल्व करने पर आंसर आपका जो निकलेगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 50 के साथ निकलेगा। और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों अगर आप चाहते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का आप जो एग्जाम होने वाला है साथियों, उसको अगर आप क्रैक करना चाहते हैं बहुत आसानी के साथ, तो मैं आपको कहूंगा कि जो साथियों यहां पर देखिए एक प्लेलिस्ट है, उसमें लगभग 7 से 8 फुल मॉक टेस्ट होंगे। क्या होंगे, फुल मॉक टेस्ट होंगे। मेरा मानना है साथियों कि अगर वो सारी फुल मॉक टेस्ट वाली वीडियोस आप लगा लेते हैं, उसमें मैथ भी होगी, रीजनिंग भी होगी, हिंदी भी होगी, जीके भी होगी, तो उसको अगर आप लगा लेते हैं तो एग्जाम आपका साथियों बहुत आराम से क्रैक हो सकता है। तो उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस पूरी प्लेलिस्ट का जाइए साथियों और लगा डालिए पूरी प्लेलिस्ट को, और अपने एग्जाम को बहुत आसानी से आप क्रैक कर सकते हैं। मतलब तैयारी आपकी उसको पढ़ने के बाद इतनी मजबूत हो जाएगी, फिर उससे बाहर साथियों पेपर आपका बन ही नहीं सकता। चलिए अब उसके बाद देखिए, खैर अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी को एक संख्या को 3 से विभाजित करने के लिए कहा गया, लेकिन विभाजित करने के स्थान पर उसने गलती से संख्या को 3 से गुणा कर दिया। यानी कि मान लीजिए वो संख्या ये है, हमने कहा है कि इसको 3 से क्या करो, विभाजित करो, तो ऐसे ही तो 3 से विभाजित करोगे संख्या को, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसने क्या कर दिया साथियों, उस संख्या को 3 से गुणा कर दिया, उसने ये काम कर दिया। चलिए विभाजित करने के स्थान पर उसने 3 से गुणा कर दिया और 29.7 उत्तर प्राप्त हुआ। मतलब जब 3 से उसने गुणा कराना, उस संख्या को 3 से गुणा कराना, तो जो प्राप्त हुआ ना वो 29.7 प्राप्त हुआ, ऐसा कहा जा रहा है 29.7 प्राप्त हुआ। तो यहां पर देखिए अगर हम x का मान तो हमें बिल्कुल साफ तरीके से यहां पर मिल जाएगा साथियों, यहां पर 3 से भाग इसकी हो जाएगी और x का मान हमें मिल जाएगा, 3 नीम आपका 27 हो जाएगा, पॉइंट लगा लीजिए, 2 लगाए 2 लगा लीजिए, 27 हो जाएगा, 3 नीम 27 हो जाएगा। यानी कि अब अगर बात करें x का मान तो हमें मालूम पड़ गया साथियों 9.9 है। अब यहां पर अगर बात करें इसकी, अच्छा पूछा क्या गया था कि बताइए सही उत्तर क्या होगा, यानी कि अगर उस संख्या का 3 से भाग ही कराते तो आंसर क्या आता। अब हमको रियल नंबर तो मिल चुका है 9.9 है, 9.9 है, तो इसकी 3 से भाग करा दीजिए साथियों, 3 3 9, 3 3 9 हो जाएगा, तो 3.3 आपका बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है साथियों कि 5852, ठीक है 28, यहां पर साथियों भाग का निशान है, मैं आपको बतला देता हूं यहां पर कौन सा निशान है, यहां पर भाग का निशान है, यानी कि 5852 की भाग होगी 28 से। उसके बाद लिखा हुआ है गुणा, यहां पर साथियों कोई नंबर आएगा, वही नंबर आपसे पूछा जा रहा है, -1653 बराबर 1064 है। देखिए अगर बात करते हैं साथियों 5852 की अगर हम भाग कराने पर आए किससे, 28 से, तो कितना आएगा ये सबसे पहले देख लीजिए। 2 से भाग करेंगे 14 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 नीम 18, 2 दूना 4, 2 छंग 12 आ जाएगा, 2 से कट करेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, 2 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 चौक आपका 8 हो जाएगा, 2 छंग 12, 2 तियां 6 हो जाएगा, 7 से कट करेंगे साथियों, 7 दूना आपका 14 हो जाएगा, 2 नंबर एक साथ कट कर रहे हैं इसलिए 0 लगाएंगे, 7 नीम आपका 63 हो जाएगा। यानी कि मैं 209 कह सकता हूं साथियों, इस पूरे की जगह पर क्या आएगा, इस पूरे की जगह पर 209 आएगा। चलिए अच्छा गुणा का निशान लगा हुआ है ना, तो गुणा का निशान लगा लीजिए, और ये संख्या आपसे पूछी जा रही तो इस संख्या को साथियों हम x मान लेते हैं। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर माइनस है 1653 है, ठीक है, और बराबर क्या है 1064 है। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा साथियों 209x हो जाएगा। अगर देखिए ऐसा करें ना, ये 1653 है ना, माइनस का है, ये उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 1064 प्लस 1653 आ जाएगा। अब अगर इसको जोड़ने पर आए तो साथियों जोड़ने पर इसको क्या निकलेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना, तो यहां पर 7 आ जाएगा, यहां पर आपका 2 आ जाएगा। अब अगर बात करें देखिए अब 209 x बराबर 2717 है, तो 209 की इससे भाग हो जाएगी साथियों, और इससे जब भाग होगी ना तो x का मान हमें मालूम पड़ जाएगा और वही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर हमने x ही तो माना था। अब देखिए इसको कैसे कट करेंगे साथियों, चलिए
तो बस इसको कट कर लीजिए और आंसर आपका आपके सामने आ जाए। क्या ये 2 से कटेगा? नहीं। 3 से भी ये नहीं कट पाएगा, 3 से, 4 से भी नहीं। ये मेरे ख्याल से साथियों 11 से कटेगा। देखिए अगर बात करें साथियों 11 एकम 11 हो जाएगा, ये आपका 9 इधर चला जाए, 11 नीम आपका 99 हो जाएगा। यहाँ पर अगर बात करें 11 दूना आपका 22 आ जाएगा, 5 यहाँ पर चला जाएगा, 11 चौक आपके कितने हो जाएंगे? 44 हो जाएंगे, 7 यहाँ पर चले जाएंगे, 11 सत्ते 77 हो जाएंगे। अगर बात करें नीचे कितना आ गया, नीचे आपका 15 आया था ना, नहीं सॉरी, नीचे आपका 19 आया था, ठीक, क्योंकि 11 नीम 99 हो गया था। अब यहाँ पर अगर बात करें 11 एकम 11, 11 एकम 11 हो जाएगा, यहाँ पर साथियों 57 हो जाएगा। इसकी अगर बात करें 19 तियां कितना हो जाएगा साथियों? 57 हो जाएगा। तो 19 तियां 57 हो जाएगी, यानी कि x का मान आपके सामने जो आया है वो कितना आया है? 13 आया है। तो 13 साथियों आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। कुल मिला के उम्मीद करता हूं साथियों ये जो समझ आया है मैंने आपको, वो आपकी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए कि यदि 1440 को 2 भागों में इस तरह से बांटा जाए कि एक भाग दूसरे भाग का 7/9 हो जाए, तो छोटा भाग कितना होगा? देखिए यहां पर कहा गया है, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। यहां पर कहा गया है कि एक भाग, क्या एक भाग जो है ना, एक भाग वो दूसरे भाग का, क्या दूसरे भाग का। अब यहां पर का आ गया है तो यहां पर गुणा आ जाएगा साथियों, तो 7/9 आ गया। तो अब मैं ये जो दूसरा भाग लिखा हुआ है ये इसके भाग में ला सकता हूं, यानी कि ये हो जाएगा आपका एक भाग, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका एक भाग, और ये आपका हो जाएगा इसके भाग में आ जाएगा दूसरा भाग हो जाएगा, दूसरे भाग हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? 7/9 हो जाएगा। यानी कि एक भाग अगर 7 है तो दूसरा भाग साथियों 9 होगा। तो कुल मिला के ये एक तरीके से अनुपात भी हम मान सकते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब छोटा वाला भाग आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि ये 7 वाला पूछा जा रहा है कि ये कितना है। तो कुल मिला के इसको कैसे करते हैं साथियों? 1440 गुणा कितना, कौन सा भाग? छोटा वाला, यानी कि 7 भाग पूछा जा रहा है, और नीचे इन दोनों का टोटल आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। और यहाँ पर बात करें 16 नीम आपके 144 होते हैं, ठीक है ना। 0 लग जाए, कुल मिला के 7 नीम आपका 63 हो जाएगा, 0 लग जाएगा, 630 साथियों आपका क्या आ जाएगा? पहला भाग आ जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब भी हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि एक आदमी अपनी आधी यात्रा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। मान लीजिए कुछ दूरी होगी, उसने यहां से लेकर यहां तक जो दूरी तय की है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की है, और शेष यात्रा उसने 3 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की है, पूरी की है। बताइए कि पूरी यात्रा की उसकी औसत गति क्या होगी? क्या आपसे पूछा जा रहा है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है कि वो जो टुकड़ों में चला है ना, उसकी औसत गति क्या होगी, या उसकी औसत चाल पूछता तब भी एक ही चीज निकालते। इसका एक सूत्र मैंने आपको बताया था कि 2xy बटे x प्लस वाई, मैंने आपको बताया था। x क्या है? पहली चाल है, x ये है, y क्या है? दूसरी चाल, यानी कि ये है। तो 2 गुणा 6 गुणा 3 भाग में क्या आ जाएगा? दोनों का टोटल आ जाएगा, यानी कि 9 आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 3 आपका कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूना आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2 दूना आपका 4 आ जाएगा, यानी कि मैं कह सकता हूं 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी औसत चाल कहलाएगी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता है। अब उसके बाद देखिए 18वें नंबर का प्रश्न है साथियों, एक निश्चित संख्या का 4/7वां भाग जो है ना वो 64 है, इतना कहा गया है। तो बताइए कि उस संख्या की आधी संख्या कितनी होगी? पहले वो संख्या तो निकाल लो, उसके बाद साथियों उसकी आधी संख्या भी निकाल देंगे। यहां पर कहा गया है कि किसी संख्या का, देखिए का जहां पर आता है उसका मतलब होता है गुणा, तो वो संख्या मान लेते हैं x है, और का लिखा हुआ है तो गुणा यहां पर आ जाएगा, यानी कि इस संख्या का 4/7, इस संख्या का 4/7वां भाग जो है वो कितना है? वो 64 बताया गया है। तो बराबर क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो वो संख्या सबसे पहले निकाली, यानी कि x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो x बराबर क्या हो जाएगा साथियों? 64 हो जाएगा। इसकी गुणा हो जाएगी 64 से, तो गुणा 7 हो जाएगा, और इसकी भाग हो जाएगी साथियों 64 से, तो यहाँ पर भाग 4 हो जाएगा। 4 एकम 4 हो जाएगा साथियों, 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 छंग आपका 24 हो जाएगा। यहां पर साथियों x बराबर क्या आ गया है? 16 सत्ते आ गया, और 16 पंजे 80, 16 छंग 96, 16 सत्ते 112 कुल मिलाकर होता है। अब इसका आधा पूछा गया ना, तो इसको आधा कर लीजिए साथियों, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 छंग 12 हो जाएगा। तो 56 साथियों आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाता। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए
यहाँ पर अगर बात करें साथियों कि रवि और जय कौन कौन है, दो लोग हैं यहाँ पर साथियों। रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:2 है। यानी कि हो सकता हो कि रवि की आयु 30 हो और जय की आयु 20 हो, ये भी कह सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि साथियों रवि की आयु 60 हो और जय की आयु 40 हो, मतलब डबल डबल कर दिया 0-0 लगा के। चलिए, तो रवि और जय की वर्तमान आयु अगर 3:2 के अनुपात में है, यदि 4 वर्ष पहले रवि आयु में जय से 6 वर्ष बड़ा था, ठीक है ना। देखिए देखिए यहां पर एक बात कही गई है कि 4 वर्ष पहले अगर रवि आयु में जैसे 6 वर्ष बड़ा है, तो 4 वर्ष पहले अगर 6 वर्ष बड़ा था तो साथियों आज भी वो 6 वर्ष बड़ा रहेगा, और 20 साल बाद भी वो 6 वर्ष बड़ा रहेगा, और 30 साल बाद भी वो साथियों 6 वर्ष ही बड़ा रहेगा। तो कुल मिला के साथियों मैं कह सकता हूं कि दो लोग हैं, एक सेकंड, दो लोग हैं साथियों, रवि है और जय है। अगर रवि की आयु अभी की साथियों 3x है तो जय की आयु 2x है। लेकिन कहा जा रहा है कि रवि जो है ये जय से कितने वर्ष बड़ा है? 6 वर्ष बड़ा है। यानी कि साथियों 3x माइनस 2x बराबर कितना होगा? 6 होगा। यानी कि x बराबर साथियों 6 हो जाएगा। जब x बराबर 6 होगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा भाई। 6 3 18 होगा। यहां पर क्या होगा? 12 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं साथियों कि बताइए कि अब जय की वर्तमान आयु क्या है? तो जय की आयु 12 है और रवि की आयु कितनी है? 18 है। तो 12 आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब आपका क्या है। चलिए देखिए, अगर बात करें साथियों क्वेश्चंस की, सही बात करें, एक तरीके से घात लगी हुई है 81/169, और यहां पर ये घात लगी हुई है साथियों 1/2 वाली यहां पर घात लगी हुई है। और ये घात भी साथियों प्लस की नहीं है, ये माइनस की घात है। इसको आपको सॉल्व करना है, आसान सा नहीं है, थोड़ा सा हो सकता हो, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है ना तो इंसान नहीं कर पाएगा। देखिए यहां पर अगर बात करें साथियों, मैंने आपको हिंदी के 37 क्वेश्चन कराए, मैंने आपको साथियों सामान्य ज्ञान के 38 क्वेश्चन कराए, टोटल 75 क्वेश्चन उधर हो गए, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको रीजनिंग के कराए थे, और 10 क्वेश्चन मैंने आपको मैथ के कराए थे। ये एकदम टॉप लेवल के साथियों सभी क्वेश्चंस थे, और आपकी तैयारी को मजबूत करने वाले सभी क्वेश्चंस थे। तो मैं कहता हूं साथियों आप इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिएगा अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और ये साथियों आज का लास्ट क्वेश्चन है। उसके अलावा अगर बात करें, मैंने जो आपको बताया था कि वो सारी क्लासेस अगर आप देख लेते हैं तो आपकी तैयारी मजबूत हो जाएगी। यानी कि आप हजारों हजार बच्चों को पछाड़ दोगे उस पूरी प्लेलिस्ट को कवर करके। तो उस पूरी प्लेलिस्ट को एक बार आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए यहां अगर मान लीजिए मैं आपको एक चीज दिखलाता हूं, देखिए ये मैंने लिखा ये 4/3, और मैंने लगा दी साथियों -1/2 की घात। तो अब पता इस घात को माइनस की है, इसको प्लस करने की क्या करूंगा? ये 4/3 है, इसको अल्टा पलटी कर दूंगा, यानी कि 3/4 कर दूंगा, और फिर घात आपकी हो जाएगी किसमें? प्लस में हो जाएगी। तो एक काम तो घात को प्लस कराने के लिए आप ये कर सकते हैं कि उल्टा पलटी कर दो, 169/81। अब घात आपकी कौन सी हो गई साथियों? अब घात आपकी प्लस की हो गई। इतनी बात साथियों आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें, देखिए अब मान लीजिए मैंने यहां पर एक चीज लिखी है साथियों, ये मैंने लिखा, और इसकी घात क्या है? 1/2 है। 1/2 घात का मतलब होता है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है, और ये भी किसी नंबर का स्क्वायर है। तो घात हटा दो, घात को भूल जाओ, और ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो संख्या लिख दो, और ये जिस नंबर का स्क्वायर है वो संख्या लिख दो। अब घात यहां पर से भूल जाओ। कुल मिला के आंसर जो इसका आएगा वो ये आएगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? देखिए ये 13 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल। ये 9 का स्क्वायर होता है, बिल्कुल, ठीक है ना। अब यहां पर घात भूल जाओ, तो कुल मिला के 13/9 के आंसर में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है साथियों, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो ये साथियों यूपी पुलिस कांस्टेबल रे एग्जाम के लिए आपकी एक बेहतरीन सी शानदार सी क्लास थी। मैं उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।